हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय से रिलेटेड है। ये चैप्टर 8 की वीडियो है। चैप्टर 8 हमारा है सम मॉडल्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो मॉडल्स होते हैं, जो बच्चों को किन मॉडल्स के तहत पढ़ाया जाता है, उनके बारे में ये वीडियो है, जिसमें हमारा डॉल्टन मेथड, किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, ये तीनों सिलेबस में है। तो ये तीनों मॉडल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज हम केवल डॉल्टन मेथड यानी डॉल्टन शिक्षा पद्धति के बारे में बात करेंगे। आने वाली वीडियो में किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, इन सब के बारे में बारी बारी पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो क्लास में मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर बताए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं डॉल्टन पद्धति क्या होती है। डॉल्टन प्रणाली का अर्थ। शिक्षा की डॉल्टन प्रणाली एक तरह की प्रयोगशाला विधि के समान है, जिसमें बालकों को उनकी इच्छाओं तथा रुचियों के अनुसार अधिगम की सुविधा तथा समय प्रदान किया जाता है। बालक अपने व्यक्तित्व विकास के उत्तरदायित्व को महसूस करके स्व प्रगति हेतु आवश्यक प्रयत्न करता है। यानी डॉल्टन शिक्षा पद्धति क्या है? एक प्रयोगशाला विधि के समान है, जिसमें बालकों की इच्छा, रुचि और योग्यता, अधिगम क्षमता के अनुसार उसे सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है और उसे शिक्षा दी जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मिस हेलन पॉकहर्स्ट, जिन्हें डॉल्टन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, तो इन्होंने शिक्षा से संबंधित डॉल्टन योजना की खोज की थी और इस योजना का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने अमेरिका के मैनचेस्टर राज्य के डॉल्टन नगर में किया था। इसी कारण इस विधि को डॉल्टन शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डॉल्टन नामक नगर में किया था, इसलिए इसे डॉल्टन योजना भी कहा जाता है। तो अन्य देशों की बात थी, अमेरिका में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो विद्यालयों में भी बालक की शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता, रुचि, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति और आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती थी। बच्चों को उनकी विभिन्नताओं के, उनकी रुचियों और मनोवृत्ति के अनुसार उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो एक शिक्षक को विभिन्न कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने पड़ता था, यानी एक ही टीचर को अलग अलग क्लासेस लेनी पड़ती थी, अलग अलग स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता था। तो डॉल्टन योजना का जब मिस हेलन पॉकहर्स्ट ने प्रादुर्भाव किया, जन्म किया, तो उन्होंने इसी समस्या को देखते हुए डॉल्टन शिक्षा पद्धति का मतलब प्रयोगशाला विधि के रूप में इसको सामने लेके आई, प्रकाश में लेके आई। तो डॉल्टन योजना के अंतर्गत मिस पॉकहर्स्ट ने इन दोषों को समझा और इसके फलस्वरूप शिक्षा में डॉल्टन पद्धति योजना का जन्म भी इन्होंने किया। तो मिस हेलन पॉकहर्स्ट ने लिखा है कि डॉल्टन प्रणाली एक यांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें व्यक्तिगत कार्य के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है। यह शिक्षालयों को सरल तथा कम व्ययशील पुनर्संगठन है, जहाँ शिक्षक तथा शिक्षार्थियों को अधिक उपयोगी समय से कार्य करने के लिए अवसर मिलते हैं। यानी इनका कहना था कि डॉल्टन प्रणाली एक पद्धति, यांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें बालक को उसके व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल सिद्धांत, फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उसके व्यवहार में लाया जाता है, उसे उसके रुचि, क्षमता, मनोवृत्ति, उसकी अधिगम योग्यता के अनुसार उसे पढ़ाया जाता है, जिसमें जो शिक्षालय उसमें समय भी कम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि है, तो बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करके सीखते हैं और उन्हें जो करके सीखी हुई चीज़ें रहती हैं वो ज़्यादा देर तक याद भी रहती हैं। तो ये डॉल्टन पद्धति है। ग्रेव्स के अनुसार डॉल्टन प्रणाली में एक ऐसी संविदा व्यवस्था निहित है, जिसमें कि बालक एक दिए हुए समय में कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करता था, जिसमें कार्य को पूर्ण करने का साधन और भाव को चयन करने का उसी पर छोड़ दिया जाता है। यानी ग्रेव्स कह रहे हैं कि डॉल्टन प्रणाली एक ऐसी यांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें बालक को कुछ कार्य दिए जाते हैं, जो दिए हुए समय में उसे कार्य को पूर्ण करना रहता है, लेकिन उन कार्य को करने के लिए जिन साधनों का, जिन भागों का चयन करना रहता है, वो सब कुछ उन पर थोपा नहीं जाता, बल्कि बालक की स्वयं इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि वो अपने मतलब कि आत्म अनुशासन करके वो अपने लिए सही चीज़ का चुनाव कर सके। तो इस पद्धति में अध्यापक बालकों पर ज़्यादा चीज़ें थोपा नहीं करते थे। अगर डॉल्टन शिक्षा पद्धति के स्वरूप की बात करें तो कि मतलब इनका स्वरूप कैसा था, किस तरह की यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो डॉल्टन योजना में संपूर्ण शिक्षा यानी पूरे वर्ष के पाठ्यक्रम को महीने की यूनिट्स में विभक्त कर दिया जाता। तो इसमें क्या होता था कि जो मतलब वीकली टेस्ट होते थे या फिर यूनिट टेस्ट होते थे, उनको
अलग अलग सेपरेट यूनिट्स में बांट दिया जाता था और बच्चों से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने कार्य संबंधी दायित्व को पूरा करते रहेंगे और समय समय पर टेस्ट भी देते रहेंगे, जिससे उन्हें वो चीज़ें ध्यान में भी रहें। इसके लिए कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाती थी, जिससे वो करके भी सीखें। कार्य दायित्व को स्वयं शिक्षा अर्जन के लिए चलाया जाता था, जिससे वे करके खुद सीखें। तो बालकों को पुस्तकालय, कार्यशाला और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी सुलभ कराई जाती थी, जिससे उन्हें कि शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई ना हो। मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक होते थे, लेकिन वो शिक्षक कभी अपनी मन मर्जी बच्चों पर थोपते नहीं थे। बच्चे अपने स्वयं इच्छा से चीज़ें सीखने के लिए तत्पर रहते थे। तो ये शिक्षक कक्षा अध्यापक नहीं बल्कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे। यानी कोई एक पार्टिकल टीचर नहीं होता था कि किसी कक्षा का कि वो क्लास टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट को देखेगा, बल्कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ को रखा गया था। तो बालक अपने कार्य दायित्व को स्वयं ही शिक्षा के आधार पर अर्जित करता था और ये उसे ये स्वतंत्रता होती थी कि वे कब कितने समय में अपना कार्य पूर्ण कर ले। यानी उसे पूर्ण स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था और अपना कार्य पूर्ण करने के लिए वो पूर्ण स्वतंत्र होता था। कक्षा का इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता था। तो इस प्रकार बालक पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों की शिक्षा अर्जित करके आगे बढ़ता और बालक के शिक्षा अर्जन की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। जितनी शिक्षा पूरी हुई उसे ग्राफ बनाने पड़ते थे, जो उसके परिणाम की सूचना भी देते थे। प्रगति सूचक इन्हीं ग्राफों के आधार पर बालक को आगे का दायित्व यानी आगे का वर्ग देते थे। बालकों में जब विभिन्न इकाइयां वितरित की जाती थी, तब शिक्षक ऐसे सभी निर्देश देते थे कि बालक किस तरह से कठिनाई से बचकर अपनी ज्ञान राशि की इकाइयों को पूर्ण करने में समर्थ हो सके, अपने सीखी हुई चीज़ों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके। तो बालक को स्व शिक्षा का लाभ, कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता और स्पेशलिस्ट शिक्षक के मार्गदर्शन भी मिलता था। तो उसकी शैक्षिक जो उन्नति होती थी वो बाधित नहीं होती थी, यानी नियंत्रित नहीं होती थी किसी से। तो व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का यह स्वरूप बालक को निरंतर उन्नति की प्रेरणा देता था और बच्चों में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी आता था। तो डाल्टन शिक्षा योजना 11-12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मानी जाती है, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर। अब बात करते हैं डाल्टन शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत के बारे में। पहला, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, यानी इसमें इंडिविजुअलिटी पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। बालक को सामूहिक रूप से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है। तो शिक्षा की इस योजना में बालक को शिक्षा का मुख्य केंद्र माना जाता है, जबकि इसके पूर्व शिक्षक को बालक से अधिक महत्व दिया जाता था। लेकिन जब ये शिक्षा पद्धति आई, तब बालक को उसके व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा दी जाने लगी। यानी पहले अध्यापक शिक्षक केंद्र होता था, तत्पश्चात बालक को शिक्षक का केंद्र बना दिया गया। क्या होता था कि बालकों की विभिन्नताओं की उपेक्षा की जाती थी। सभी बालक को एक साथ पढ़ने के लिए, एक गति से पढ़ने के लिए नियंत्रित किया जाता था। तो डाल्टन पद्धति से तीव्र बुद्धि वाले बालकों को तीव्र गति से आगे बढ़ने और मंद बुद्धि वाले बालकों को मंद गति से कार्य करने का अवसर दिया जाता है। इससे बालक अपनी प्रगति का उत्तरदायित्व स्वयं पर रहता है। डाल्टन प्रणाली बालकों की व्यक्ति विभिन्नता और क्षमता को पर्याप्त साधन है। नेक्स्ट है स्व प्रयास का सिद्धांत। तो डाल्टन योजना में स्व शिक्षा के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। तो बालक अपनी रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कार्यों को स्वयं करके ज्ञान अर्जित करता है, यानी ये स्व प्रयास का सिद्धांत से रिलेटेड है। पूर्ण स्वतंत्रता के वातावरण का सिद्धांत। पद्धति में बालक को 1 महीने का, 1 हफ्ते का या फिर घंटों का कार्य प्रदान किया जाता है। बालक उस कार्य को अपनी इच्छा, रुचि, योग्यता और गति के अनुसार पूरा करते हैं। इस पद्धति में समय, विषय और घंटों की बाध्यता नहीं रहती है। नेक्स्ट है बालकों की प्रधानता का सिद्धांत। योजना बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होती है, जिसमें शिक्षक को केंद्र बिंदु से पृथक करके उसके स्थान पर बालक को स्थापित किया जाता है। यानी शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है, बालक को प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट है कार्य द्वारा मूल्यांकन का सिद्धांत। तो डाल्टन शिक्षा योजना में बालक द्वारा किए गए कार्य का प्रतिदिन प्रगति संबंधी रिपोर्ट शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे ही कोई बालक निश्चित अवधि में अपना कार्य पूरा कर लेता है, उसको आगामी कार्य दे दिया जाता है, यानी आगे कार्य दे दिया जाता है। नेक्स्ट है सहयोग और रुचि का सिद्धांत। तो बालक इस योजना में सहयोग और रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं। जिस विषय में बालक की रुचि अधिक होती है उसे अच्छे ढंग से ग्रहण करते हैं, और जिसमें उनकी रुचि कम होती है तो वो अधिक समय लेते हैं इसे पूरा करने में। नेक्स्ट है ज्ञान के लिए प्रयोगशाला।
तो इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं स्थापित की जाती है, जिसमें बालकों को स्वयं करके सीखना, अपनी ज्ञानेंद्रियों से के द्वारा सीखना, ज्ञान बुद्धि में सहायता प्राप्त होती है। इस पद्धति की परंपरागत कक्षाओं और समय विभाग चक्रों के समाप्त कर दिया गया था। यानी डाल्टन शिक्षा पद्धति केवल बालकों की रुचि और इच्छाओं अधिगम क्षमता पर डिपेंड थी। इसमें समय चक्र का, समय सारणी का कोई स्थान नहीं था। अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन। तो डाल्टन शिक्षा योजना की सफलता बहुत कुछ अध्यापकों की योग्यता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। अध्यापक को ही प्रयोगशाला में सभी आवश्यक वस्तुएं, पुस्तकें या फिर अन्य सहायक शिक्षा सामग्री आदि एकत्र करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। तो अध्यापक ही बालक को कार्य का ठेका देते हैं, बालक को संबंधित आवश्यक निर्देश भी देते हैं। तो इसलिए बालक अध्यापक के एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। यदि डाल्टन योजना की शिक्षण विधि के बारे में बात करें तो डाल्टन शिक्षा प्रणाली में बालक की वैयक्तिक आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप शिक्षा दी जाती है। यानी निश्चित अवधि के लिए शिक्षक द्वारा कार्य दिया जाता है। तो इस पद्धति में कार्य की योजना पहले ही तैयार कर ली जाती है। डाल्टन योजना की कार्य प्रणाली में शिक्षण कार्य प्रतिदिन यानी डेली 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलता है और सुबह विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी का एक सम्मेलन होता है, मीटिंग होती है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी 30 से 50 मिनट तक उनके कार्य को विषय में आवश्यक निर्देश देते हैं, मतलब कि उसे डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से उसे कार्य पूरा करना है। तो इस तरह की शिक्षण विधि डाल्टन योजना के अंतर्गत चलती थी। अब बात करते हैं डाल्टन शिक्षण योजना के गुण के बारे में। पहला है व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था। पद्धति में प्रत्येक छात्र को अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता और गति के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसमें तीव्र मतलब जो इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, जितने भी मतलब सहपाठी होते हैं ना, वो अपनी अपनी बुद्धि के स्तर के अनुसार ही कार्य करते हैं। मतलब इसमें छात्र को न शीघ्रता करनी पड़ती है और न ही रुकना पड़ता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक छात्र अपने तरीके से अपनी गति के अनुरूप कार्य करता है। नेक्स्ट है स्व शिक्षा का अवसर मिलना। तो इस पद्धति में स्व ज्ञान अर्जन पर बल दिया जाता है। पाठ को तैयार करने के लिए छात्र संबंधित पुस्तकों और अन्य साधनों के द्वारा अध्ययन सामग्री एकत्रित करता है। स्व प्रयत्न के आधार पर ज्ञान अर्जन करने से छात्र को आत्मसंतुष्टि भी होती है और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी आता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पर अधिक बल देना। यानी बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा जाता है। तो प्रत्येक बालक की बुद्धि, मानसिक क्षमता और योग्यता अलग अलग स्तर की होती है। तो इस कारण इस पद्धति में बालक को अपनी स्वाभाविक शक्ति, क्षमता और योग्यता के अनुरूप कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है कक्षा बंधनों से छुटकारा। तो डाल्टन शिक्षा पद्धति में कक्षा बंधन की समस्या नहीं होती। छात्रों को कक्षा की समय तालिका और दंड का भय नहीं रहता है। प्रयोगशाला में जाकर कक्षा के बंधनों से मुक्त होकर वो ज्ञान अर्जित करते हैं और खुद करके सीखते हैं। नेक्स्ट है अनुशासन समस्या का हल। तो डाल्टन पद्धति पर आधारित विद्यालयों में सामान्यतः अनुशासन संबंधी समस्या नहीं देखी जाती। यह शिक्षा प्रणाली इस तरह की है कि छात्र स्वतंत्र रूप से अपने पर्यावरण में अपनी रुचि के अनुरूप कार्य करते हैं। परीक्षा के भय से मुक्ति। तो डाल्टन प्रणाली में छात्रों को परीक्षा देने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रणाली में छात्रों को प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। वर्ष भर का ठेका पूरा यानी सिलेबस पूरा हो जाने पर उसे दूसरी कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता था। यानी समय समय पर उसकी रिपोर्ट तो प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन कोई एग्जाम नहीं होता था। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों में मधुर संबंध। तो डाल्टन शिक्षा योजना में शिक्षक तथा शिक्षार्थी में परस्पर अच्छे और मधुर संबंध होते हैं। शिक्षक छात्र के लिए मार्गदर्शक और सहयोगी मित्र के रूप में कार्य करता है। वह छात्र की ज्ञानार्जन कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान भी करता है। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। तो डाल्टन शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक छात्र अपने लिए निर्धारित कार्यों को निर्दिष्ट समय में पूरा करने की नियमित प्रयास भी करता है। इसमें उसके आत्मविश्वास और मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी विकसित होता है। ये तो थे डाल्टन शिक्षा पद्धति के गुण। अब बात करते हैं डाल्टन शिक्षा योजना के दोष के बारे में। तो जो गुण हैं उससे वही दोष भी हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान करना। तो मॉन्टेसरी पद्धति की बात है, इसमें भी व्यक्तिक प्रवृत्ति को अधिक बल दिया जाता है, सामूहिक प्रवृत्ति को नहीं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्तिक शिक्षा पर अधिक जोर देने से छात्रों में स्वार्थ पड़ता और अभिमान आ जाता है और वो असामाजिकता भी इसमें उनमें पैदा होने लगती है। यानी वो समूह के बारे में नहीं सोचते। नेक्स्ट है स्व शिक्षा पर अवसर मिलना। तो यह प्रणाली छोटी आयु के बच्चों के लिए अनुपयुक्त नहीं है, क्योंकि डाल्टन योजना को 8 से 11 या 12 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं के लिए बनाया गया है। इस आयु के बालक बालिकाएं पुस्तकों आदि से स्वयं ही ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, यह भी कठिन लगता है। यानी छोटे बच्चों के लिए ये
उपयुक्त नहीं है। इस पद्धति में मौखिक शिक्षा की अपेक्षा की जाती है क्योंकि इसमें छात्रों को मौखिक कार्य के अवसर कम मिलते हैं, यानी एग्ज़ाम नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। इस विधि में संगीत, विज्ञान, गणित की शिक्षा नहीं दी जाती। तो इसका कारण यह है कि इन विषयों को छात्र को पग-पग पर शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। डॉल्टन शिक्षा प्रणाली के विभिन्न विषयों में यह सहसंबंध स्थापना नहीं की जाती। डॉल्टन पद्धति की कार्य योजना प्रशिक्षित शिक्षकों पर निर्भर करती है, किंतु कुशल, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, यानी जो विशेषज्ञ होते हैं वो नहीं हो पाते। तो इस दृष्टि से प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी भी एक दोष मानी जा सकती है। और इस प्रणाली द्वारा बालकों के शारीरिक प्रशिक्षण, भाषा, कविता आदि विषयों प्रयोगशाला में पढ़ाना असंभव होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि विभिन्न विषयों का समन्वय नहीं हो पाता। डॉल्टन प्रणाली सामान्य तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए लाभप्रद नहीं है क्योंकि ऐसे बालक वर्ष भर का ठेका पूरा नहीं कर सकते। और यह अत्यंत व्ययशील शिक्षण प्रणाली है। इस प्रणाली से शिक्षण कार्य करने के लिए अच्छे विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, कार्यशाला ये सब होनी चाहिए, जबकि नॉर्मल शिक्षा के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न, डॉल्टन प्रणाली क्या है? तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि डॉल्टन प्रणाली का पार्क मिस हेलेन ने कब इसका प्रादुर्भाव किया और किस समस्या के तहत किया, यानी जो अमेरिका में शिक्षा प्रदान की जाती थी बालक बालिकाओं में, तो वो बालकों की मनोवृत्ति, इच्छाओं, अधिगम क्षमता के अनुरूप नहीं थी। तो इन दोषों को देखते हुए ही मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने सन 1913 में इस मतलब डॉल्टन शिक्षा प्रणाली का प्रादुर्भाव किया और इसे प्रकाश में लाया, जिससे कि बालकों को उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता और अभिक्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा दे सके और वो करके सीख सके। तो इस तरह से आपको आंसर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है डॉल्टन योजना की कार्य पद्धति। तो कार्य पद्धति किस तरह से, यानी शिक्षण कार्य 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलता है, किस तरह से शिक्षा दी जाती है, क्या क्या सिलेबस होता है, तो इन सभी के बारे में आपको लिखना होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्टन योजना की शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। तो सिद्धांत के बारे में मैंने डिटेल में अभी बताया है। आप चाहे तो उन हेडिंग्स को लेके डिफाइन भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इस तरह से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है डॉल्टन शिक्षा योजना में इकाई का अर्थ। तो यहाँ पर इकाई मतलब यूनिट्स का क्या मायने होता है, उनके बारे में बताना है कि किस तरह से आपके सिलेबस को मतलब महीने, हफ्ते के अनुसार यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर हफ्ते यूनिट्स के एग्ज़ाम मतलब टेस्ट लिए जाते हैं। एग्ज़ाम यहाँ इस पद्धति में नहीं होता। ग्राफ चार्ट तैयार किया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है और मतलब कि प्रातःकाल 5 बजे के बाद बच्चों और टीचर्स की मीटिंग होती है 30 मिनट या 50 मिनट की, जिसमें बच्चों के रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @eduport27 और आप हमें यूट्यूब पर भी @eduport27 डाल कर सकते हैं और हमारी वीडियो कभी भी देख सकते हैं। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।